नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं साइंस क्लासेस, और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 और पार्ट 1 वीडियो रहेगी। और इसमें लेसन नंबर 1 का नाम क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब दोस्तों पूरे वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या होती हैं रासायनिक समीकरण, क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन, और क्या होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए पूरी तरीके से लेसन की बात करेंगे। केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का परिचय, और साइंस क्या होती है, साइंस का परिचय आप कक्षा 9 में डिटेल से पढ़े होंगे। इसलिए मैं सीधे सीधे टॉपिक पे आऊँगा और लेसन में जो चीज़ें हैं उनकी बात करूँगा। मतलब रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण अगर है तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, कहाँ होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, किन पदार्थों में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, जैसे कि कक्षा 8 में पढ़े होंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। जैसे देखिए अगर हम बात करें कि आपके पास बर्फ़ है, बर्फ़ को रख दीजिए, धीरे धीरे बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाएगी, ठीक है, बर्फ़ गल करके पानी बन जाएगा, ठीक है। तो ये अवस्था परिवर्तन हो गया, ठीक है। और ये दो तरह का परिवर्तन हो सकता है, या तो भौतिक परिवर्तन या तो रासायनिक परिवर्तन। अगर इसके भौतिक अवस्था की बात करें तो बर्फ़ ठोस होता है, पानी द्रव होता है। तो आप पूरे केमिस्ट्री में अगर कहीं भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर अगल बगल यल लिखा पा जाए ब्रैकेट में, तो इसका मतलब होता है लिक्विड स्टेट। यह एक भौतिक अवस्था को बताती है, ठीक है। मतलब कि द्रव या लिक्विड इस तरह से लिखा जा सकता है। कब? जब कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था में होगा तब। अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसके बगल में इस तरह ब्रैकेट में यस बना दिया जाएगा। यस का मतलब होता है सॉलिड। पूरे केमिस्ट्री में, पूरे इस लेसन में अगर कहीं पर आपको ब्रैकेट में अगर यस दिख गया, यल दिख गया, तो यह भौतिक अवस्था को बताएगा। मैं आपसे यही बोला हूँ कि अगर बर्फ़ है आपके पास, उसको कुछ देर रख देंगे वातावरण में, वायुमंडल में, तो धीरे धीरे पिघल के पानी बन जाएगा। और अगर इस पानी को फ्रिज में रख देते हैं या ठंडा कर देते हैं तो ये फिर से बदल जाएगा किसमें? बर्फ़ में। तो बर्फ़ का पानी और पानी का बर्फ़ में बदलना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस है, चक्रीय प्रक्रम है, ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप कपूर ले लें, कपूर, कैम्फर, सपोज करिए ये कपूर है, इसमें आप आग लगा देते हैं या इसको आप गर्म कर देते हैं तो ये गैस बन के उड़ जाती है, गैस बनकर उड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या फिर से कपूर पैदा हो पाएगा? नहीं होगा। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन में कोई नया चीज़ बनता है और वह फिर से वापस नहीं आता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में एक नया चीज़ बनता है, लेकिन वो फिर से पुराना चीज़ भी बन सकता है और फिर से वो पुराना नए में, नया पुराने में बदलते रहते हैं। ये सब ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में कोई ऐसी घटना घट जाती है जो कि फिर से वापस नहीं आती है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ होती हैं, इनमें कहीं कहीं उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उनमें क्या होता है कि एक अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं और उत्पाद अभिकारक में बदलता है। ये एक्सेप्शन स्वरूप है, ठीक है। लेकिन परमानेंटली ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए तो रासायनिक परिवर्तन में हमेशा कोई नया पदार्थ बनता है और वह नया पदार्थ फिर से अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आता है। कब? जब रासायनिक परिवर्तन होगा तब। इसी का एडवांस रूप है रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे देखिए जब आप अपनी किताबों को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे क्रियाकलाप दिए हुए हैं। उस क्रियाकलाप में आपको यही बताया गया है कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। तो हम चाहेंगे कि मैं उन क्रियाकलापों को ना बताऊं, आप खुद से वो क्रियाकलाप करें, क्योंकि वो स्पेशली आपके लिए दिया गया है। वो आपको अगर कोई चीज़ ना समझ में आए ना, तब क्रियाकलाप करके समझने के लिए दिया गया है, ठीक है। आइए हम लोग काम की बात करते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएँ, इनको क्या कहते हैं दोस्तों? केमिकल रिएक्शंस। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस। अब आप समझिए रासायनिक अभिक्रियाएँ अगर हैं तो ये किसके लिए यहाँ पर आई हैं? ये किसको शो करती हैं? ये शो करती है रासायनिक परिवर्तन को। जैसे मान लीजिए अगर H2 है और O2 है और यहाँ पे 2 H2, मतलब 4 बार हाइड्रोजन है, 2 बार ऑक्सीजन है, और अगर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया तो क्या बन जाता? 2H2O, मतलब ये हो गया पानी।
ये हो गया पानी। और ये पानी किस अवस्था में पाया जाता है? सामान्य ताप दाब पर। तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए आप यहाँ पे लिक्विड भी ब्रैकेट में कर सकते हैं, एल फॉर लिक्विड। ये हाइड्रोजन क्या होती है? ये गैस होती है। सामान्य ताप दाब पर अगर आप हाइड्रोजन का नाम लेंगे या कोई भी नाम लेगा हाइड्रोजन का, तो वह हाइड्रोजन किस अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में, इसलिए इसको हम गैस के रूप में दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यह ऑक्सीजन यही वायु है, इसको वायु कहते हैं, हवा कहते हैं। यह वायु भी किस अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में, ठीक है। तो अगर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिल गई, मिलकर अभिक्रिया कर ली, तब H2O बन जाता है। इसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे या रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। यही है रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया शब्द शुरू होता है, वहाँ पर ये क्या कहे जाते हैं? अभिकारक। तो अभिकारक नाम आपको पढ़ना पड़ता है, मतलब अभिकारक क्या होते हैं। कब? जब रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने नाम आएगा, तब तक आपको अभिकारक भी सामने देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा अभिकारक के बारे में। और जो नया चीज़ बनता है, इसको उत्पाद कहते हैं या इसको प्रोडक्ट कहते हैं, इसको अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हो गया आपका, ठीक है। तो जब अब देखिए, अगर आपसे पूछा गया कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तब आप कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक, मतलब या तो यही दोनों या तो इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, तब इस पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई नया उत्पाद बनाते हैं या कोई नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और किसी भी अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा अभिकारक क्या होते हैं, तो अभी मतलब अभिक्रिया कारक मिस करने वाले, अभिक्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, जो आपके सिलेबस में जो दिया गया है कि रासायनिक पदार्थ, जैसे कि आप आज तक कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम क्या होता है, लिथियम, कार्बन, पोटेशियम, ठीक है। मतलब इस तरह से कोई भी तत्व आप ले लेते हैं, ये सभी रासायनिक पदार्थ होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से जितने भी तत्व आप पढ़ते हैं ना, वो सभी रासायनिक पदार्थ होते हैं, और उन सभी से मिलकर भी रासायनिक पदार्थ बने होते हैं। जैसे अगर हम कहें चूना तो CaO होता है, चूना का फार्मूला। अगर हम कहें चूना पत्थर, जिससे चूना निकाला जाता है, उसका सूत्र होता है CaCO3, मतलब इसको कहते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, या इसे कहते हैं चूना पत्थर, या यहीं से चूना निकाला जाता है। अगर हम कहें बूझा चूना, CaOH का ट्वाइस, ये भी रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। अगर हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी रासायनिक पदार्थ है। अगर हम कहें हाइड्रोजन, ये भी रासायनिक पदार्थ है। अगर हम कहें ऑक्सीजन, ये भी रासायनिक पदार्थ है। अगर हम कहें चीनी, C12H22O11, ये भी रासायनिक पदार्थ है, इसको सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, अगर हम कहें नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये भी रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। मतलब जब तक आपको जानकारी नहीं है तब तक आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जब आपको जानकारी हो जाए तो सारी चीज़ें रासायनिक पदार्थ में ही आती हैं, ठीक है, क्योंकि वो किसी न किसी तत्व से मिलकर बनी होती हैं। तो आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं ऐसा। अब जैसे देखिए, मैग्नीशियम की बात आपके चैप्टर में मैग्नीशियम की बात ज़्यादा करता है, बोलता है मैग्नीशियम रिबन, मतलब मैग्नीशियम का हल्का पेपर या मैग्नीशियम का चूर्ण भी कह सकते हैं। अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर हम हवा में जलाएं, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन हो गया, ये वायु हो गई या हवा हो गया, अगर इस मैग्नीशियम रिबन को हम इस हवा में जलाएंगे तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब ये क्या है? ये प्रोडक्ट है, ये उत्पाद है, ये नया पदार्थ है जो इनके अभिक्रिया के बाद बना है, ये अभिकारक हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें अभिकारक कौन है, तो ये मैग्नीशियम रिबन हो गया, ये वायु मतलब ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों अभिकारक हो गए, और ये आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये उत्पाद हो गया, ये नया पदार्थ हो गया, इसी को प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब देखिए, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो अभी कुछ देर में
समीकरण संतुलित कैसे करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं उसकी बात हम डिटेल से करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे आप लिख करके समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ टिप्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है। जैसे ये देखिए रासायनिक पदार्थ हैं, जब ये दोनों रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे तो इनको हम प्लस से दिखाएंगे। अगर यहाँ पर कोई और भी रासायनिक पदार्थ रहेगा वो भी अभिक्रिया करेगा तो उसको भी इनके साथ प्लस से जोड़ देंगे। और किसी अभिक्रिया में जो भी नया पदार्थ बनता है उसको इस तीर के बाद लिखते हैं, ठीक है। मतलब अभिकारकों को बाईं ओर और जो नया पदार्थ बनता है उसको दाईं ओर लिखते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका होता है, ठीक है। आगे देखिए, ये मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। और अभी हम आपको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं सिखा रहे हैं, अभी केवल बता रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है। तो उत्पादों को बाईं ओर और अभिकारकों को बाईं ओर और उत्पादों को दाईं ओर लिखने की परंपरा है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। अब देखिए, अगर ये बैलेंस नहीं तो उसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कितनी बार दिख रहा है? एक बार। यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार दिख रहा है? एक बार दिख रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार दिख रहा है? दो बार। यहाँ मैग्नीशियम कितनी बार दिख रहा है? एक बार। तो एक बार इधर मैग्नीशियम, एक बार इधर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन इधर एक बार है, इधर दो बार है, ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं जल्दी से कर देता हूँ, लेकिन आपको बाद में मैं डिटेल से बताऊंगा कैसे बैलेंस करते हैं। तो इसके आगे दो लगा देंगे, यहाँ पर भी दो लगा हुआ है, आगे यहाँ दो लगा देंगे, तो ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है आपकी, ठीक है। ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीक, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित कैसे करते हैं ये हो गया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को जब हम निरूपित करते हैं ना तो समीकरण के माध्यम से निरूपित करते हैं। इसका मतलब देखिए, ये क्या है? ये मैग्नीशियम है, इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे, मैग्नीशियम। ये क्या है? ये वायु है या ऑक्सीजन है? वायु है या ऑक्सीजन है, ठीक है। इनको शब्दों के रूप में लिख दिया, इनको शब्दों के रूप में लिख दिया, और इनको भी शब्दों के रूप में लिख दिया, लेकिन तीर लगाने के बाद तीर लगा दिया और इनको लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए, ये आपका समीकरण हो गया, ठीक है। ये आपका समीकरण हो गया और इसको इसमें हम लोग सभी अभिकारकों को और उत्पादों को शब्दों में लिखे हैं, तो इसको हम कहेंगे शब्द समीकरण। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम किससे क्रिया कर रहा है? वायु या ऑक्सीजन से। तो इनको हम लोग प्लस के चिन्ह से जोड़ देते हैं और ये दोनों क्रिया करके ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनको हम लोग तीर के बाद दिखाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, प्लस लगाना, माइनस लगाना, तीर लगाना, यही क्या कहलाता है? समीकरण। मतलब जब हम किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, ठीक है, प्लस या माइनस चिन्ह से जोड़ देते हैं और उसमें बनने वाले उत्पादों को तीर से दिखा देते हैं, तो इसे हम तब जो भी हमें प्राप्त होता है उसे हम समीकरण कहते हैं। लेकिन अगर शब्दों में लिख के दिखाते हैं तो शब्द समीकरण कहेंगे, और अगर उसी को मैग्नीशियम का प्रतीक बना के दिखाते हैं, ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन का प्रतीक बना के दिखा दें, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल बना दें, प्रतीक बना दें, तब हम इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तब आप इसे रासायनिक समीकरण कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रासायनिक अभिक्रिया है कि रासायनिक समीकरण है, तो आप इसे कहेंगे ये रासायनिक समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण है। और अगर इसी को आप हिंदी में बोल देंगे तो यही रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। मतलब अगर आप इसे हिंदी में बोलते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो यही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। आप इसको रासायनिक समीकरण कहेंगे और रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया एक परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको रासायनिक समीकरण कितने तरह के मिलते हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं कितने तरह की होती हैं उनको देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लें कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहले मान लिया कोई रिएक्शन है, Cu+O, ठीक है, और इधर बन रहा है 2CuO। तो क्या ये बराबर है? मतलब क्या ये संतुलित समीकरण है? तो देखिए, आइए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, इधर देखेंगे, ये क्या है? ये क्या है? ये अभिकारक है, ठीक है। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ये क्या है? ये उत्पाद हैं, इनको कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए,
इधर कितना परमाणु है, ये कॉपर का कितना परमाणु है, 1 है। और इधर कॉपर कितनी बार है, 2 बार है, ठीक। इधर ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार। इधर ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार, क्योंकि आगे जो लग जाता है ना वो सभी के लिए होता है। जैसे 2 लगा है आगे तो इसका मतलब Cu भी 2 बार है, ऑक्सीजन भी 2 बार है, ठीक। अब देखिए इधर Cu 1 बार है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, ठीक, 2 लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार है तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो 1 ही बार है तो इस ऑक्सीजन में 2 इधर लगा देते हैं। और ये बड़ी बात है कि क्यों इधर ऑक्सीजन के इधर 2 लगाए हैं, इधर नहीं लगा सकते हैं, तो ये आपको कॉमन रूप से जानना थोड़ा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि ये ऑक्सीजन है, कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे रासायनिक बंध, जैसे कि सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, और उसमें संयोजकता भी पढ़ाई गई होगी आपको। तब उसमें आपको बताया गया होगा कि इस ऑक्सीजन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, या इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। तो दोनों में इस तरह लिखा जाता है, आप ध्यान दीजिए, मैं बाद में कभी बता दूंगा आपको कि ऐसे क्यों लिखा जाता है, ठीक है, डिटेल से। अब देखिए ये 2 बार हो गया Cu, ये 2 बार हो गया, और इधर दोनों 2-2 बार है। अब ये रिएक्शन क्या है, संतुलित है। आगे आइए देखते हैं दूसरी रिएक्शन संतुलित है कि नहीं। देखिए अब ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, नहीं बैलेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Fe कितनी बार है, 3 बार है, यहाँ पे Fe कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। तो ये बराबर है, नहीं बराबर है। बराबर कब होगा, जब इधर भी 3 बार है और इधर भी Fe 3 बार हो। इधर हाइड्रोजन 2 बार है तो 2 बार है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 4 बार है, क्या बैलेंस है, नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि इधर 3 बार है Fe, तो यहाँ पर Fe 3 कैसे होगा। इसके लिए आप यहाँ पर 3 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये Fe इस Fe के बराबर हो गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बराबर नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक H2O है तो इसमें 1 ऑक्सीजन है, और अगर हम 4 H2O कर दें तो 4 ऑक्सीजन हमको मिल जाएगा। और ये 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन चाहिए था, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 जोड़ दिया। 1 H2O था मतलब 4 नहीं था तो 1 ही ऑक्सीजन दिख रहा था। अगर यहाँ पे 4 जोड़ दिए तो अब 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, वही 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। लेकिन 4 ऑक्सीजन बढ़ाने के चक्कर में 4 गुना के 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना है, केवल 2, और यहाँ पर अगर 4 और जोड़ दें तो 4 गुना के 8 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से संतुलित हो गई है, इसको हम संतुलित समीकरण कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो जितना बात यहाँ पे मैं बोला हूँ उसी को अगर लिख देंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वही तरीका होता है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए। अब देखिए बात कर लेते हैं कि अगर ये रासायनिक समीकरण है तो इसको शब्द समीकरण में बता सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पर लिखना होगा कि यह क्या है। तो यह है दोस्तों आयरन। ये क्या है दोस्तों, आयरन। और ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में हम यस लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। किसी भी समीकरण को, रासायनिक समीकरण को लिखते समय आप किन किन भौतिक अवस्थाओं का प्रयोग उसमें कर सकते हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये किस अवस्था में, ठोस अवस्था में होता है। लोहा है, यह लोहा को आयरन कहते हैं, इसका ओरिजिनल नाम फेरम होता है। यह पानी है, लेकिन यह पानी है तो इसको लिक्विड अवस्था में दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे यल करके, ठीक है। लेकिन यह भाप भी हो सकता है, जब भाप रहेगा तो गैसीय अवस्था में रहेगा। तो यहाँ पर ये भाप अवस्था में है, इसलिए हम यहाँ पे गैस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए Fe3O4 का अवक्षेप बनता है, मतलब ये भी नीचे जाके पेंदी में बैठ जाता है, मतलब ये भी ठोस होता है। और ये गैसीय अवस्था में होती है हाइड्रोजन, और जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ बनता है वैसे ही ये वायुमंडल में उड़ जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे कभी कभी तीर भी ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के आगे ऐसे तीर भी दिखा सकते हैं, इसका मतलब ये गैस बनकर उड़ जा रही है, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो इस तीर के ऊपर भी कभी कभी कुछ लिखा होता है, जैसे 300 ATM दाब अगर लिखा है, 300 ATM, ATM मतलब होता है वायुमंडलीय प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, तो 300 ATM दाब है यहाँ पर, मान लेते हैं। अगर वह दाब किसी भी अभिक्रिया में काम करेगा तो उसको ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए अगर ये रिएक्शन अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है
तो वह तापमान कहलाता है, और उसको भी हम स्थिर के नीचे ही लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं। अगर किसी अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक काम कर रहा है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, याद रखिएगा। ये उत्प्रेरक अगर किसी अभिक्रिया में लगा तो उसको भी तीर के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्या है, किसी भी रिएक्शन को लिखते समय, रासायनिक समीकरण को लिखते समय किन किन भौतिक अवस्थाओं या भौतिक कारकों का प्रयोग करते हैं, वो चीज़ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब हो जाती है किसी पदार्थ में तो उसकी कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कपूर, अगर कपूर को जला दिए और कपूर भाप बनकर उड़ गया तो इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। लेकिन इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ होगा? देखिए सबसे पहली बात, अवस्था परिवर्तित हो सकती है, मतलब अवस्था का परिवर्तन हो सकता है। कब? जब कहीं किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा तब, या रासायनिक अभिक्रिया होगी तब उसकी अवस्था बदल सकती है। दूसरी बात, उसका रंग बदल सकता है, रंग का बदलना, रंग भी बदल सकता है। तीसरी बात, उसका ताप बदल सकता है, ताप में परिवर्तन, इसको तापमान भी कर सकते हैं, तापमान में परिवर्तन। और उसके बाद अवस्था बदल गई, रंग बदल गया, तापमान बदल गया, और मतलब ऐसा चेंजेस ही होता है कि फिर से वो वापस कभी नहीं आता है। ठीक है, तो अस्थायी परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होते समय ऐसा होता है, मतलब कि ये सब चीज़ों में परिवर्तन होता है। कभी कभी क्या, जैसे देखिए इसी रिएक्शन में जब ये आयरन भाप से क्रिया किया है तो फेरिक ऑक्साइड बन गया और उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकली है, तो गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है, गैस निकल भी सकती है, गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। कब? जब कहीं किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है या जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है तब। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ही बता दिया कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई नया उत्पाद बनाते हैं या कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जब इसी रासायनिक अभिक्रिया को लिख देते हैं तो लिखने के बाद जो समीकरण प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। अगर आपसे कोई पूछा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तब आप क्या कहेंगे? देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक सूत्रों को प्लस से जोड़ देते हैं और उत्पादों को तीर से जोड़ कर लिखते हैं तब प्राप्त समीकरण को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब इसी समीकरण को, मतलब जब इसी समीकरण में जितने चीज़ें हैं उनको शब्दों के रूप में लिख कर दिखाएंगे, प्लस माइनस से जोड़कर, तीर से जोड़कर, तब जो चीज़ प्राप्त होगी उसको हम लोग कहेंगे शब्द समीकरण। तो जितने भी टर्म्स इसमें आ रहे थे इस लेसन में लगभग डिक्लेयर हो गए होंगे आपको। ठीक है, तो चलिए देखिए, सारी चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा, सब समझ में आ गया होगा। देखिए अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे देखिए आप बहुत नाम सुने होंगे कि योगात्मक अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, बहुत ढेर सारी तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। लेकिन उनमें से आप कक्षा 10 में हैं तो कक्षा 10 के हिसाब से आपको कितने रिएक्शन पढ़नी चाहिए इसको हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट हो चुका है आपके साइंस का क्लास। आपके साथ जितने मित्र लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, उनमें आप यह बात शेयर करिए कि साइंस की क्लासेस नया सेशन 22-23 के लिए चलना शुरू हो गया है हमारे एकमात्र चैनल एस भान प्रजापति पर। ठीक है, तो अब आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो चीज़ समझ में ना आई हो उसे आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और मोबाइल नंबर भी मैं अपनी पहले वीडियो में दिया हुआ हूँ, अपनी ईमेल आईडी भी दिया हुआ हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसमें हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, नहीं तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, लेकिन आप वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।